सभी दोस्तों का ज्ञानोदय एजुकेशन ग्रुप में हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज से मैं आपको राजस्थान भूगोल की जानकारी उपलब्ध करवाऊंगा। लगभग इसकी अपने पास में संपूर्ण क्लास से अटेंड करेंगे। और दोस्तों, आज इसकी फर्स्ट वीडियो में आपको डालने जा रहा हूं, जिसमें हम राजस्थान की भूगोल से संबंधित सामान्य इतिहास से बारे जानकारी लेंगे। फिर उसके बाद में हम आगे इसके भौगोलिक क्षेत्र के बारे में, इनके बारे में जानकारी विस्तार से लेंगे। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान भूगोल। अब दोस्तों, सबसे पहले आप हल्का सा इतिहास में जाइएगा और इतिहास के बारे से ही राजस्थान भूगोल के बारे में अपने को कुछ जानकारियाँ मिल पाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे इतिहास की अगर हम बात करें तो इतिहास शब्द को मैं पहले यहीं पर क्लियर कर दूँ आपको। इतिहास, देखो इसका मतलब होता क्या है, इति प्लस हास। इति प्लस हास, और इति प्लस हास का अर्थ है दोस्तों, इति का मतलब पहले और हास का मतलब घटित होना। तो जो पहले से ही घटना कोई घटित हो रही है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना ही इतिहास कहलाता है। दोस्तों, जो आज हम इतिहास के जनक के रूप में अगर जानकारी प्राप्त करना चाहें कि इतिहास का जनक कौन था इस विश्व के अंतर्गत, तो दोस्तों एक ही वैज्ञानिक का नाम निकल कर आता है जिनको इतिहास के जनक के नाम से जाना जाता है, हेरो। ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस बन जाता है यहाँ से। हेरोडोटस, ये इतिहास के जनक के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों, ठीक है। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं, ये यूनान के रहने वाले थे। यूनान, हेरोडोटस कहाँ के रहने वाले थे, इतिहास के जनक कहाँ के रहने वाले थे, विश्व, ध्यान रहे विश्व इतिहास के, ना कि मैं भारत के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। यूनान के रहने वाले थे और ये भारत में आए थे 5वीं शताब्दी के आसपास। कौन सी शताब्दी को आया था दोस्तों, 5वीं शताब्दी के आसपास ये भारत में घूमने आए थे। और यहाँ पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। हिस्टोरिका, ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी, हिस्टोरिका। और हिस्टोरिका का मतलब हिस्ट्री या स्टोरी। तो ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी, किन्होंने, हेरोडोटस ने 5वीं शताब्दी में। जिसमें इस पुस्तक के अंतर्गत जो वर्णन किया था हेरोडोटस ने, वो किया था दोस्तों, पारस और भारत के मध्य जो व्यापार हुआ करता था, पारस और भारत के मध्य जो व्यापार हुआ करता था, उस व्यापार के बारे में यहाँ पर वर्णन मिलता है इस पुस्तक के अंतर्गत। दोस्तों, ये तो थी सामान्य से एक इतिहास शब्द से लेकर जानकारी। पर दोस्तों, हम हमारे इसी प्रकार से भूगोल की भी इतिहास की तरफ आए तो उसके बारे में भी अपने को कुछ जानकारियाँ प्राप्त होगी। तो दोस्तों सुनिएगा कि यदि भूगोल की दृष्टि से हम सबसे पहले पृथ्वी की जानकारी प्राप्त करें इतिहास के रूप में, तो दोस्तों प्रारंभिक काल में जो हमारी ये पृथ्वी थी वो गोलाकार थी, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना था या इतिहासकारों का मानना था कि पृथ्वी गोलाकार थी, जिसमें दो भूभाग थे। एक भूभाग का नाम तो था अंगारा लैंड और दूसरे भूभाग का नाम था गोंडवाना लैंड। तो ध्यान रहे दोस्तों, इसके अंतर्गत दो भूभाग थे। एक भूभाग था अंगारा लैंड और दूसरा भूभाग था गोंडवाना लैंड। तो ऊपर वाला अंगारा लैंड और नीचे वाला बन जाएगा गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड, ये दो भूभाग थे दोस्तों। और साथ ही इनके लिए कहा गया है कि इनकी सामूहिक रूप से, अर्थात इन दोनों को सामूहिक रूप से क्या नाम दिया गया, वो नाम था पेंजिया। क्या नाम से जाना जाता था इसको, पेंजिया। कहने का मतलब अपन इतना सा कह सकते हैं कि इनसे भी पूर्व इतिहास में अगर पृथ्वी का एक ही हिस्सा हुआ होगा, जब ये दो खंड भी नहीं होंगे, तब उसको किस नाम से जानते थे, पेंजिया के नाम से जानते थे। और इसके चारों ओर जो ये पानी था दोस्तों, इसे 33 महासागर के नाम से जाना गया। किस महासागर से, 33 महासागर के नाम से जाना गया। परंतु दोस्तों, जो ज्योग्राफी की शब्दावली है, उस शब्दावली के अनुसार इस 33 महासागर को
पहले जब यहाँ पृथ्वी के भूखंड के चारों ओर पानी हुआ करता था, उसे पैंतालासा महासागर के नाम से जाना गया था। कौन से महासागर के नाम से दोस्तों? पैंतालासा महासागर के नाम से जाना गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये 33 महासागर का ही शब्दावली के भौगोलिक नाम है और ये पृथ्वी के 2 खंड होने से पूर्व की संरचना को बताने का प्रयास करता है। तो दोस्तों ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और जो यहाँ पे ये जल की सतह थी, इन जल की सतह को 33 महासागर के नाम से जाना गया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको मैं कुछ और सामान्य जानकारी दे दूँ शॉर्ट में ही, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं शॉर्ट में ही रखूँगा, क्योंकि ये चीज़ें जब हम विश्व का इतिहास पढ़ते हैं तो वहाँ पर डिटेल से पढ़ने को मिलती है और वहाँ हम उनके बारे में डिटेल से जानकारी भी लेते हैं। दोस्तों अगर वर्तमान की स्थिति की बात करें तो पृथ्वी पर जो ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर टोटल 71% जल उपलब्ध है। 71% भूभाग पर क्या है? जल है, जबकि मात्र 29% पर ही आप ये कह सकते हो स्थल भाग स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ पे जब हम बात करेंगे भारत और राजस्थान की, तो मैं आपको केवल शॉर्ट में बता रहा हूँ भारत और राजस्थान की। तो भारत और राजस्थान का जो निर्माण हुआ था दोस्तों, वो अंगारा लैंड से हुआ था। न किससे हुआ था दोस्तों? भारत और राजस्थान का जो निर्माण हुआ था वह अंगारा लैंड का अंगारा लैंड से नहीं, गोंडवाना लैंड से हुआ था। गोंडवाना लैंड से भारत और राजस्थान का जो निर्माण हुआ है दोस्तों, वो कौन से भूभाग से हुआ था? गोंडवाना लैंड से हुआ था, न कि अंगारा लैंड से। तो ये ध्यान रखना, अंगारा लैंड के कोई भी भारत और राजस्थान के अंतर्गत अवशेष नहीं मिलते हैं। हाँ, कुछ मात्रा में जरूर मिल जाते हैं, परंतु इतने अवशेष नहीं मिलते हैं। जबकि हमारे जो राजस्थान के अंतर्गत पश्चिमी राजस्थान में जो आप ये कह सकते हो मरुस्थल प्रदेश है, उस मरुस्थल प्रदेश में 33 महासागर के अवशेष प्राप्त होते हैं। कौन से महासागर के अवशेष प्राप्त होते हैं दोस्तों? 33 महासागर के, पश्चिमी राजस्थान में 33 महासागर के अवशेष प्राप्त होते हैं। और जो इसका पठारी भाग है, उस पठारी भाग पर राजस्थान के गोंडवाना लैंड के भाग अवशेष प्राप्त अपने को होते हैं। जो अरावली पर्वत श्रृंखला वाला जो पठारी भाग है, इस पठारी भाग पर गोंडवाना लैंड के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से अपन ये कह सकते हैं कि जो भारत में राजस्थान है वो गोंडवाना लैंड का कहीं ना कहीं हिस्सा रहा है। अब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य जब विखंडन हुआ होगा तो वह कहीं ना कहीं महाद्वीपों के रूप में विभक्त हुआ होगा। ये सब जानकारियां दोस्तों अपने को विश्व भूगोल के अंतर्गत लेनी होती है। तो वहाँ पर जब हम विश्व भूगोल के बारे में चैप्टर को मैं स्टार्ट करूँगा तो आपको उस वीडियो के अंतर्गत ये सारी पूरी जानकारियाँ मैं आपको वहाँ पे भरपूर रूप में दूंगा। तो दोस्तों यहाँ तक तो केवल इतनी सी सामान्य जानकारी रखिएगा जिससे हमारी राजस्थान भूगोल स्टार्ट हो सके। अब दोस्तों आगे देखिए, मैं आपको एक सामान्य जानकारी और दे दूँ। यहाँ पर जो भारत है वो एशिया महाद्वीप पर स्थित है। एशिया महाद्वीप में स्थित है हमारा भारत। अब दोस्तों मेरी बात सुनिएगा, जो एशिया महाद्वीप में जो भारत है, इसका नाम भारत कैसे आया? इससे पहले पूर्व में क्या क्या नाम थे? तो मैं वो पूर्व के नामों के बारे में आपको चर्चा कर रहा हूँ, जिसमें से हमारे देश को सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता था। सोने की चिड़िया। इसके अलावा हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता था। हिंदुस्तान। इसको आर्यवत के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों, आर्यवत। और साथ में दोस्तों इसे सप्त सेंगव के नाम से भी जाना जाता था। सप्त सेंगव, ध्यान रखना ये। और जगत गुरु के नाम से भी भारत को जाना जाता था, जगत गुरु। परंतु जब भारतीय संविधान बना, अर्थात हम 1947 में जब आज़ाद हुए, और आज़ाद होने के बाद में जब भारतीय संविधान का मसौदा तैयार हुआ, तब भारतीय संविधान के अनुसार इस भारत के 2 मुख्य नाम रखे गए, जिसमें से एक नाम तो था भारत और दूसरा नाम था अंग्रेजी में इंडिया। इसको इंडिया कहा जाएगा। तो यहाँ पर अंग्रेजी में जब हम उपयोग लेते हैं तो इंडियन, और जब हम हिंदी में लिखते हैं तब इसको भारत कहते हैं। अब दोस्तों इससे पहले कि मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूँ हल्की सी, उसको भी आप समझिएगा। देखिए, अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, और जो नए दोस्त हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब दोस्तों आप मेरी बात सुनिएगा, जो विश्व के इतिहास
का जो जनक हेरोडोटस को माना जाता है, उसी प्रकार से अगर इतिहास का जनक, भारत में इतिहास का जनक की बात की जाए, भारत में इतिहास का जनक, भारत में इतिहास के जनक, तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बहुत सी बार क्वेश्चंस गलत कर बैठते हैं। वेद व्यास जी को माना जाता है। किसको माना जाता है? वेद व्यास जी को। इतिहास का जनक किसको माना जाता है? वेद व्यास जी को। इन्होंने ही, वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। किसकी रचना की थी दोस्तों? महाभारत की, महाभारत की रचना की थी। और ये रचना कहाँ पर की थी? पुष्कर झील के तट पर, जो राजस्थान में अपन पढ़ेंगे। पुष्कर झील अजमेर में है दोस्तों ये, वहाँ पर इस महाभारत की रचना की थी वेद व्यास जी ने। और साथ में ही मैं आपको इतना सा के भी जानकारी दे दूं कि दोस्तों जो इसके लेखक थे, महाभारत के लेखक, अगर लेखक के रूप में आपसे पूछा जाए, लेखक के रूप में, तो लेखक थे इसके गणेश जी। लेखक कौन थे? गणेश, जिसको आप गणेश जी कहते हैं। तो लेखक के रूप में गणेश जी थे। और इसे हिंदुओं का 5वां वेद भी माना जाता है। पंचम वेद की श्रेणी में भी इसे रखा जाता है दोस्तों, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका जो महाभारत का काल था, रचना का काल था, उस समय उत्तर वैदिक काल चल रहा था। उत्तर वैदिक काल, कौन सा काल चल रहा था? उत्तर वैदिक काल चल रहा था। तो ये भी आपको ध्यान रखिएगा। और महाभारत का वर्तमान स्वरूप जो लिखा गया है, आज जिस हम महाभारत के इतिहास की किताब को पढ़ते हैं, वो दोस्तों गुप्त काल के रूप में लिखी हुई पाठ्य पुस्तक के रूप में अपने को मिलता है। गुप्त काल में, अर्थात जो वर्तमान स्वरूप अपने को देखने को मिलता है वो गुप्त काल का मिलता है। जबकि इसमें सर्वप्रथम महाभारत के बारे में जानकारी किसमें मिल गई थी? उत्तर वैदिक काल में ही मिल गई थी दोस्तों। यहाँ पर कुछ और स्थितियां मैं आपको सामान्य जानकारी इतिहास से संबंधित ही जुड़ी हुई बता देता हूँ, फिर जिससे हमारी राजस्थान की भूगोल को स्टार्ट करने में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण चरण हम क्रॉस कर पाएंगे। महाभारत का प्राचीन नाम अगर बात की जाए, यहाँ पे ये शब्द स्टार्ट हो गया तो इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ थोड़ी सी आपकी जानकारी में डालने के लिए। महाभारत का प्राचीन नाम था दोस्तों जय संहिता। इसको किस नाम से जाना जाता था? जय संहिता के नाम से जाना जाता था, जय संहिता। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जय संहिता के नाम से इसको जाना गया था दोस्तों। जिसमें शुरुआती स्थिति में ये भी मैं आपको जानकारी दे दूं, 8,800 श्लोक थे, लेकिन इन श्लोकों को बाद में बढ़ाकर 2400 श्लोक बना दिए गए थे। 24,000 श्लोक। कितने श्लोक बढ़ा दिए गए? कितने बना दिए गए थे? 24,000 श्लोक बना दिए थे। और इसी के बाद में जब ये 24,000 श्लोक हो गए तो इसका ये एक जय संहिता जो इतिहास था, ये किताब थी या महाभारत था, उसका फिर बाद में जाकर ही नाम पड़ा था भारत, महाभारत। अर्थात एक बहुत अधिक श्लोकों का इसमें वर्णन मिलता था। तो इस कारण से ये स्थिति बन गई। बाद में ये श्लोक 24,000 से बढ़कर 1,00,000 हो गए और 1,00,000 होते ही इसका नाम पूर्ण रूप से महाभारत रख दिया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस किताब के अंतर्गत कौरव और पांडवों के मध्य जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का वर्णन मिलता है। और यह युद्ध कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ था। ये भी आप ध्यान रखना, जो ये महाभारत का युद्ध हुआ था ये दोस्तों इतिहास के रूप में बताया जाता है हरियाणा। और हरियाणा में कहाँ हुआ था दोस्तों? ये कुरुक्षेत्र में। ये महाभारत युद्ध कहाँ लड़ा गया था? कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। और जो कुल लगभग 18 दिन तक ये युद्ध चला था कौरव और पांडवों के बीच में। तो ये एक सामान्य सी जानकारी आई थी दोस्तों महाभारत के नाम से, तो इसको मैंने थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास किया है। यहीं पर चलो महाभारत से संबंधित मैं आपको कुछ और जानकारी दे देता हूँ। वीडियो लंबी हो जाएगी पर कोई बात नहीं, जानकारी लेना भी बहुत जरूरी हो जाता है। महाभारत में कुल 18 पारों का जिक्र किया गया है। 18 पारों, जिसके छठे पारों को, जो इसका छठा पार्व है, उस पारों को दोस्तों भीष्म पारों के नाम से जाना जाता है। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से IAS के पेपर में, भीष्म पार्व महाभारत के किस भाग को कहा गया था? तो छठे पारों को कहा गया था, क्योंकि इस पारों के अंतर्गत गीता का उपदेश, जो हम धार्मिक ग्रंथों के आधार पर गीता वाचन करवाते हैं,
उसका उपदेश यहाँ पर कृष्ण जी द्वारा जो दिया गया था महाभारत के समय, वो यहाँ पर मिलता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन जाता है दोस्तों, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक की जानकारी आपको शायद समझ में आई होगी। अब इसके बाद में मैं आगे की चर्चा करता हूँ दोस्तों, तो उसके बारे में भी देखते हैं। वर्तमान में अपन आते हैं अब भारत पर। सबसे पहले भारत से अपन राजस्थान पे आएंगे। तो भारत में केवल इतना सा मैं छोटी सी जानकारी दूंगा, ज़्यादा यहाँ पे जानकारी नहीं दे रहा हूँ, जो मोटे मोटे आंकड़ों के रूप में आप समझ सकते हो। भारत, अगर बात की जाए दोस्तों, तो भारत के अंतर्गत वर्तमान में राज्यों की जो संख्या है वो 29 है, सॉरी 28 है, और साथ में ही केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है वह हमारे पास में 9 है। ये आपको भी ध्यान रखना है दोस्तों, ये थोड़ा सा कभी परिवर्तन हुआ था, तो ये आपको जानकारी के लिए मैंने इसमें डाला है और कुछ नहीं है। अब दोस्तों अपन आते हैं राजस्थान की ज्योग्राफी की तरफ, पर राजस्थान को भी पहले हम इतिहास के रूप में ही समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, राजस्थान का नामकरण। राजस्थान का नामकरण देखते हैं, राजस्थान का नामकरण। अब सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों, तो ऋग्वेद में राजस्थान की स्थिति भूभाग को ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता था। राजस्थान को ऋग्वेद के समय, किसके समय दोस्तों? ऋग्वेद, ध्यान रखना, ऋग्वेद के समय राजस्थान को ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता था। और बाद में जब रामायण काल था, रामायण काल में वाल्मीकि ने इनको मरुकांतर की उपाधि दी थी, मरुकांतर की उपाधि दी थी, राजस्थान को नाम दिया था। और राजस्थान को ही यहाँ पर मरुकांतर के आधार पर मरु प्रदेश, मरुवार, राजस्थान, साथ ही राजपूताना और रजवाड़ा आदि अन्य नामों से भी जाना लगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो ये तो था हमारे राजस्थान के नामकरण में प्राचीन जो इतिहास से अपने को मिलते हैं, परंतु कुछ इतिहासकार अभी भी हैं, तो उनके आधार पर भी राजस्थान को देखो 18वीं शताब्दी के अंतर्गत राजपूताना शब्द सबसे पहले जॉर्ज थॉमस के द्वारा दिया गया था। तो ये जानकारी भी अपने को यहाँ पे याद रखनी होगी। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं आयरलैंड निवासी जॉर्ज थॉमस ने जो ग्वालियर के आसपास का क्षेत्र था, वहाँ की जो पश्चिमी स्थितियों को देखकर और जो रियासतें थी, उन रियासतों को देखकर ये कहा था कि यार यहाँ पे राजपूतों का शासन अधिक है। तो जो राजपूतों के शासन वाली जो रियासतें थी, उन रियासतों को सबसे पहले राजपूताना नाम दिया गया था, राजपूताना। ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था आरपीएससी के अंतर्गत, राजपूताना नाम दिया गया था, और ये कब? 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के द्वारा दिया गया था। और ये जो संबोधन किया था, राजपूताना शब्द का संबोधन किया था जॉर्ज थॉमस ने, वो ग्वालियर के मराठा शासक दौलत राव सिंधिया का एक अंग्रेजी कमांडर का संबोधन था ये। तो ध्यान रखना, ये संबोधन सबसे पहले ग्वालियर में किया गया था, न कि राजस्थान में। ये भी आपको ध्यान रखना, दौलत राव, ग्वालियर। ठीक है ना दोस्तों, तो ये भी ध्यान रखना, ये राजपूताना शब्द इस कारण से दिया गया था क्योंकि यहाँ पे राजपूत शासकों का और रियासतों पर कब्जा था, तो इस कारण से ऐसा नाम दिया गया था। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जॉर्ज थॉमस ने जो 1758 ईस्वी के अंतर्गत ये राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र में आए थे। सर्वप्रथम अगर बात की जाए कि जो ये जॉर्ज थॉमस थे, ये राजस्थान में कब प्रवेश किए थे, तो 1758 ईस्वी के समथिंग ये राजस्थान में आए थे, और वो भी कौन से क्षेत्र में? शेखावाटी क्षेत्र में आए थे।
तो ये भी आपको ध्यान रखना है। शेखावाटी क्षेत्र में यात्रा करने के लिए आए थे ये दोस्तों। और साथ में इनकी जो मृत्यु हुई थी, जॉर्ज थॉमस की मृत्यु, ये बाहर जाकर नहीं हुई थी, इनकी मृत्यु बीकानेर में हुई थी दोस्तों। ये भी आपको ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, बीकानेर। तो जॉर्ज थॉमस की जो मृत्यु हुई थी वो भी कहाँ हुई थी दोस्तों? बीकानेर में हुई थी। अब यहीं पर मैं आपको कुछ और सामान्य जानकारियाँ देता हूँ, वो भी समझिए। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो अपने नोट्स भी बना सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन, ये नाम अक्सर आपने सुना होगा, और जब आप राजस्थान की जीके पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो वहाँ पे ये अक्सर नाम आता ही रहता है, विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक, इनकी एक पुस्तक थी मिलिट्री मेम्बर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक में लिखा कि जॉर्ज थॉमस ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने राजस्थान शब्द के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। इस पुस्तक में विलियम फ्रैंकलिन की जो पुस्तक थी, इस पुस्तक के अंतर्गत विलियम फ्रैंकलिन द्वारा ये लिखा गया था कि जो जॉर्ज थॉमस, इसने राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का उपयोग किया है, राजपुताना शब्द का उपयोग किया है। और इसका जो साथ में उसने उल्लेख भी दिया कि राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम लिखित प्रमाण है वो 1805 ईस्वी में अपने को मिलता है दोस्तों। इस पुस्तक के आधार पर 1805 ईस्वी में मिलता है। ध्यान रहे, पुस्तक का प्रकाशन लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। इस पुस्तक का जो ये पुस्तक थी दोस्तों, इस पुस्तक का प्रकाशन, ध्यान रखना, मैं बहुत ही आपको ये सामान्य जानकारी बता रहा हूँ, जो अक्सर अपने से ऐसे क्वेश्चंस बना लें तो घबराने की जरूरत नहीं है। लॉर्ड वेलेस्ली ने इसका प्रकाशन करवाया था। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, और राजपुताना शब्द के बारे में भी आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ और आपको सामान्य जानकारी राजपुताना शब्द से संबंधित ही और इतिहास के रूप में आपको देना चाहता हूँ। तो देखिएगा, आपको ये जानकारी भी रखना बहुत जरूरी है कि ब्रिटिश काल या मध्य काल में राजस्थान को राजपुताना नाम से जाना जाता था, क्योंकि अंग्रेजों के समय राजस्थान को किस नाम से जाना गया? सर्वप्रथम राजपुताना शब्द से, है ना। ये चीज अपने को समझ में आ गई, राजपुताना नाम से जाना गया। और साथ ही ब्रिटिश काल में राजस्थान के इतिहास के लेखन का जो सर्वप्रथम, अंग्रेजों के समय जो सर्वप्रथम लेखन का कार्य करने वाले थे वो थे राजस्थान के श्यामा दास या श्यामल दास, ये थे दोस्तों। कौन थे? श्यामल दास, जिनकी पुस्तक वीर विनोद थी, वीर विनोद। और इन्होंने राजस्थान के लिए अंग्रेजों के द्वारा राजपुताना शब्द का उपयोग किया गया, ऐसा सर्वप्रथम बताया है राजस्थान के इतिहासकार के रूप में। तो ये चीज़ भी अपने को ध्यान रखनी है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके लिए ढूंढ के लेके आया हूँ, वो भी देखिए। राजस्थान शब्द का प्राचीन उल्लेख, जो राजस्थान शब्द है, आज अपन वर्तमान में राजस्थान बोलते हैं, इस राजस्थान शब्द का प्राचीन उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो ये भी आपको ध्यान रहे। तो राजस्थान शब्द का प्राचीन उल्लेख दोस्तों विक्रम संवत 682, ये आप यहाँ पे ईस्वी में अगर बात करो तो 625 ईस्वी, ये ध्यान रखना क्योंकि कुछ अंतर होता है इनमें। 682 या ईस्वी में 625 ईस्वी। यहाँ पे एक माता जी का मंदिर था, खिम्मल माता मंदिर। ये मंदिर दोस्तों बसंतगढ़ सिरोही में है। कहाँ पे दोस्तों ये मंदिर? बसंतगढ़
सिरोही में, सिरोही। यह एक शिलालेख है जिस शिलालेख का नाम है बसंतगढ़ का शिलालेख कहा जाता है, बसंतगढ़ का शिलालेख कहा जाता है, शिलालेख कहा जाता है। तो दोस्तों थीमल माता के मंदिर बसंतगढ़ सिरोही में उत्कीर्ण जो बसंतगढ़ शिलालेख है उसमें शब्द मिला था लिखा हुआ राजस्थानादित्य दित्य, ये शब्द इस शिलालेख पर लिखा हुआ मिला था दोस्तों। और इस शब्द के आधार पर ही आगे जाकर इसको राजस्थान शब्द कहने के लिए भी प्रयोग में लिया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से इस शब्द का प्रयोग किया गया, लेकिन इस शब्द से यह पता नहीं चलता कि यह शब्द किस क्षेत्र विशेष के लिए प्रयुक्त हुआ था, क्योंकि उस समय सिरोही गुजरात, जब अपन राजस्थान को पढ़ते हैं एकीकरण के समय, तो कहीं ना कहीं कुछ स्थितियां अलग भी आती है, पर ये गुजरात के लिए या राजस्थान के लिए या किसके लिए उपयोग में लिया गया था ऐसा कुछ भी जानकारी इस शिलालेख के आधार पर प्राप्त नहीं होती है, परंतु बाद में जाकर इसी शिलालेख के आधार पर इसको राजस्थान शब्द का नाम भी दिया गया। और इसके लिए मनोत नैंसीर, ये बहुत सारे ऐसे लेखक आएंगे जिनकी बहुत ही ज्यादा भूमिका रहेगी। और ये भी मैं आपको यहाँ पर ये दे दूं, चलो ये यहाँ एक छोटी सी जानकारी आई थी, वो बसंतगढ़ का शिलालेख, इसके बारे में आपको ये बता दूं दोस्तों, ये दास प्रथा में लिखा गया शिलालेख है, ध्यान रखना, दास प्रथा में लिखा गया शिलालेख है। और ये जो चावंड के शासक थे, चावंड वंश के शासक वर्मलात, इसके द्वारा ये शिलालेख बनवाया गया बताया जाता है इतिहास के रूप में। तो दोस्तों ये छोटी सी आपको जानकारी दी है मैंने। अब दोस्तों आगे आते हैं और आगे हम समझते हैं कि राजस्थान का नाम किस तरह से आगे बढ़ा और राजस्थान कैसे हुआ, चलो जानकारी लेते हैं। तो राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ, सबसे पहले अगर बात करें राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ, प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है दोस्तों, आपके मन में आ रहा होगा, कोई बात नहीं, ऐतिहासिक ग्रंथ, चलो आपके मन में आ गया तो उसको मिलान कर लीजिए, सही है या गलत है। मुणहोत, मुणहोत नैणसी, नैणसी री ख्यात, ख्यात, यह राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ था जिसका लेखन 1665 ईस्वी में मुणोत नैणसी द्वारा किया गया था। और इस मुणोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल भी कहा गया, राजस्थान का अबू फजल द्वारा रचित, मुणोत नैणसी राजस्थान का अबुल फजल द्वारा रचित है। और राजरूपक भी 1731 ईस्वी में लिखी गई थी, यहाँ पे आप इतना सा ज्ञान दे लीजिए। और वीर भाण द्वारा रचित ग्रंथ में पहली बार राजरूपक, जो राजरूपक पुस्तक थी, राजरूपक, इसके रचयिता थे दोस्तों 1731 में ये लिखी गई थी, रचयिता थे वीरभाण, वीरभाण। और इन्होंने अपने ग्रंथ में सबसे पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था, राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था, ये आपको ध्यान रखना है 1731 में। लेकिन यह शब्द राजपूताना भूभाग के लिए नहीं था, ये भी आपको ध्यान रखना है, यह शब्द किसके लिए नहीं था, राजपूताना, राजपूताना, जो वर्तमान में अंग्रेजों ने राजपूताना शब्द उपयोग में लिया ना, उसके लिए ये प्रयोग में लिया गया नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको ध्यान दे जाएगा। अब यहां से आगे देखिए, जिस प्रकार से इतिहास के जनक हेरोडोटस है, भारत के इतिहास के जनक वेदव्यास है, जो अपन ने समझा, उसी प्रकार से दोस्तों राजस्थान के इतिहास का जनक, राजस्थान के इतिहास का जनक आपके मन में आ रहा होगा, कोई बात नहीं, इतिहास के जनक या पितामह, पितामह कर्नल जेम्स टोड को कहा गया है दोस्तों। किसको कहा गया है, कर्नल जेम्स टोड, जेम्स टोड। ध्यान रखना, ये राजस्थान के इतिहास में, राजस्थान के अंतर्गत बहुत कुछ इसकी जानकारी अपने को मिलेगी,
जब हम भौगोलिक स्थितियों के बारे में भी पढ़ेंगे। ये टोड राजस्थान का प्रथम इतिहासकार था, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही दोस्तों इसने पहली बार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राजस्थान का इतिहास लिखने का प्रयास किया था। पहली बार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर राजस्थान का इतिहास लिखने का प्रयास किया था। वैसे तो आपको मैं हल्का सा जानकारी ये भी दे दूं, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा को राजस्थान इतिहास का वास्तविक जनक भी कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखना, राजस्थान इतिहास का वास्तविक जनक, राजस्थान इतिहास का वास्तविक जनक किसको कहा गया है? पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा को माना गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है हल्की सी जानकारी दोस्तों, तो इससे आपके क्लियर हो जाए और दिमाग में कहीं भ्रम की स्थिति पैदा ना हो। अब चलो कर्नल जेम्स टोड की अपन बात करते हैं। देखिए दोस्तों, राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड का जो जन्म था, कर्नल जेम्स टोड इनका जो जन्म हुआ था वह आपको मैं बता दूं, लिंगटन शहर जो स्कॉटलैंड का था दोस्तों। ये शहर कहाँ का था? स्कॉटलैंड। और ये स्कॉटलैंड कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड में, ध्यान रखना, क्योंकि अंग्रेज सारे आए कहाँ से थे? इंग्लैंड से। तो ये कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड का था, स्कॉटलैंड का रहने वाला, और लिंगटन शहर में इसका जन्म हुआ था 20 मार्च 1782 को इसका जन्म हुआ था। तो ये भी आपको थोड़ी सी जानकारी रखनी है। कर्नल जेम्स टोड पहली बार जब भारत आए थे तो दिल्ली में एक सैनिक रंग रूट के रूप में आए थे। कहने का मतलब दिल्ली में एक सैनिक के रूप में ये आए थे, और राजस्थान में पहली बार 1817 ईस्वी में मेवाड़, हाड़ौती, कोटा बूंदी क्षेत्र के रेजिडेंट पद पर नियुक्त हुए थे। कहाँ, किस पे हुए थे दोस्तों? ये मेवाड़ और हाड़ौती और जिसको आप कह सकते हो कोटा बूंदी क्षेत्र में रेजिडेंट पद पर इनको नियुक्त किया गया था पहली बार राजस्थान के अंतर्गत, और ये 1817 में राजस्थान में आए थे। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान में सर्वप्रथम मांडलगढ़ भीलवाड़ा, जो वर्तमान में पड़ता है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आकर रुके थे। सर्वप्रथम कहाँ रुके थे ये राजस्थान में? तो ये भी आपको जानकारी होना जरूरी है। तो आए थे, इस रेजिडेंट पद पर थे, परंतु सर्वप्रथम ये रुके थे कहाँ पे? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। तो चलो ये भी जानकारी ले लेते हैं। सर्वप्रथम आए थे ये कहाँ पे दोस्तों? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में ये रुके थे, आकर रुके थे, और साथ में वहाँ एक अपना गुरु बनाया था। गुरु का नाम था जयनयति ज्ञानचंद को कर्नल जेम्स टोड ने गुरु बनाया था। कर्नल जेम्स टोड के गुरु थे ये मान लीजिए, गुरु कर्नल जेम्स टोड के आध्यात्मिक गुरु के रूप में इनको पूजा गया है, इन्होंने बनाया था। और तथा यहाँ पर कर्नल जेम्स टोड ने जो एक पुस्तक लिखी थी, द एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, और राजस्थान पुस्तक का राजस्थान पुस्तक लिखी थी, नाम पुस्तक। और ये जो पुस्तक लिखी गई थी कर्नल जेम्स टोड के द्वारा, इस पुस्तक को भी इन्हीं को ही समर्पित करके गए थे
जैन यति ज्ञान चंद को। ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैंने बहुत बारीकी जानकारी से आपको मैं बता रहा हूँ कि जो कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखी गई पुस्तक थी द एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इस पुस्तक को वह किसको देकर गए, या आपसे इस तरह से कह दिया जाए कि जो ये पुस्तक थी इसके विमोचन के बाद ये किसको पकड़ा के गए, तो वह जैन यति ज्ञानचंद थे जिनको ये देखे गए थे दोस्तों, समर्पित करके गए थे। ये क्वेश्चन रिट में जरूर पूछा गया है एक बार पहले, जो 2016 की भर्ती थी उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया था कि द एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान को कर्नल जेम्स टोड किसे समर्पित करके गए थे या किसको देकर गए थे। तो ध्यान रखना, वहाँ पे आपको ऑप्शन में ये था जैन यति ज्ञानचंद। तो ये आपको बहुत बारीकी से मैंने क्वेश्चन बताया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। अब दोस्तों आगे की अपन जानकारी लेते हैं, देखिएगा। इन्हें कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको सामान्य जानकारी है जो आप आसानी से याद रख सकते हो। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, और इनके घोड़े की जो मजार है वो कोटा में स्थित है दोस्तों, घोड़े वाले बाबा के नाम से, घोड़े वाले बाबा। और मजार कहाँ है, कोटा में है इनके घोड़े की, ठीक है ना, घोड़ा मर गया था। और साथ में ही यहाँ पे दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने कहने पर, कर्नल जेम्स टोड के कहने पर ही 1818 ईस्वी में मेवाड़ के राजा भीम सिंह, मेवाड़ के राजा थे भीम सिंह, तो भीम सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि की थी। मेवाड़ के राजा भीम सिंह ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके साथ में संधि की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी भीम सिंह ने। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, किसके कहने पे, कर्नल जेम्स टोड के कहने पर। तो ये भी आपको ध्यान रहे। अंग्रेजों को धीरे धीरे टोड पर शक होने लगा कि वो राजपूतों के साथ में मिला हुआ है। यहाँ पे कर्नल जेम्स टोड एक अच्छे वक्ता, इतिहासकार और राजस्थान के जो व्यक्ति थे उनके प्रति सद्भाव रखने वाले महान इतिहासकार थे। और अंग्रेजों को इस बात से चिढ़ थी और अंग्रेज ये सोचने लगे मन में कि कहीं ना कहीं कर्नल जेम्स टोड इनके राजपूतों के साथ में मिला हुआ है, अर्थात राजस्थान के जो राजा है उनके साथ में मिला हुआ है। इसी कारण से 1822 में कर्नल जेम्स टोड की बीमारी का बहाना बनाकर यहाँ से कर्नल जेम्स टोड, ध्यान रखना दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड, जब वो षड्यंत्र का पता चला भाई ये राजपूतों से मिला हुआ है, अंग्रेज ऐसे कहने लगे, तो कर्नल जेम्स टोड ने क्या किया कि यार जब अपने ऊपर लांछन लग गए और सेवा भाव से काम कर रहे हैं तो फिर ऐसा कोई भी व्यक्ति सेवा भाव से फिर आगे काम नहीं करते हैं। तो इन्होंने, कर्नल जेम्स टोड ने यहाँ पे बहाना बनाया कि मैं बीमार हूँ, और बीमारी का बहाना बनाकर ये यहाँ से वापस इंग्लैंड लौट गए। कहाँ लौट गए दोस्तों, ये इंग्लैंड चले गए थे। ध्यान रखना, कर्नल जेम्स टोड की राजस्थान में मृत्यु नहीं हुई थी। क्या कह रहा हूँ मैं, कर्नल जेम्स टोड की राजस्थान में मृत्यु नहीं हुई थी, जॉर्ज थॉमस की राजस्थान में मृत्यु हुई थी बीकानेर में। ये जरूर ध्यान रखना, क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं, उल्टे सुल्टे क्वेश्चन करके आते हैं। ये आपको मैं पैटर्न से बता दूं, ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही गलत होते हैं और फिर कहते हो कि यार ये तो सारा कबाड़ा हो गया हमारे, है ना। और यहाँ पर जब ये इंग्लैंड जा रहे थे, तो यहाँ आपको मैं एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं, इंग्लैंड जा रहे थे तो कर्नल जेम्स टोड इस समय एक मान मोरी शिलालेख को साथ में ले जा रहे थे। मान मोरी शिलालेख, क्योंकि इसकी पूरी शिलालेख की उन्होंने जानकारी नहीं मिल पाई थी, तो इस शिलालेख को वो अपने साथ में ही लेकर जा रहे थे, भाई वहाँ पे इनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। परंतु पता नहीं इनके मन को किस प्रकार से धक्का लगा या ठेस पहुंची, तो इन्होंने इस शिलालेख को कहाँ पे फेंक दिया, समुद्र में ही फेंक दिया जहाज से। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना, मान मोरी शिलालेख को ये समुद्र में फेंक कर चले गए थे। और इंग्लैंड जाकर टोड ने राजस्थान से जुटाई ऐतिहासिक जो सामग्रियाँ थी उन सामग्रियों का अध्ययन करना स्टार्ट कर दिया, और अध्ययन करके एक पुस्तक का विमोचन, यहाँ पे पुस्तक लिखी थी। फिर उन्होंने बाद में
और उन अध्ययन सामग्रियों के आधार पर 1829 में जेम्स क्रुक, ध्यान रखना है बहुत ही बारीक जानकारी है, मोटी मोटी जानकारियां सब दे देते हैं। जेम्स क्रुक ने लंदन से, जेम्स क्रुक ने कहां से, लंदन से एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की थी। किसने की थी? जेम्स क्रुक ने। ध्यान रखना, यहाँ पे आप ये भी मत कह देना कि कर्नल जेम्स टोड ने ये पुस्तक लिखी है। नहीं, ये पुस्तक तो लिखी, तो अध्ययन तो वही थी, सामग्रियां तो वही थी, परंतु पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? जेम्स क्रुक ने किया था, न कि कर्नल जेम्स टोड ने। ठीक है। और इसी पुस्तक को हम द सेंट्रल, इस पुस्तक को ही बाद में, इसी पुस्तक को हम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया, स्टेटस ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये पुस्तक थी एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, और इसी पुस्तक का जो राजस्थान में नाम है वो नाम किस आधार पर है? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से। तो ये भी आपको समझ में आया होगा दोस्तों। और इस पुस्तक का जो 2 भागों में प्रकाशित हुई थी, जिसमें से प्रथम भाग जो एनालस प्रथम भाग में 1829 ईस्वी में प्रकाशित हो गई थी, जिसमें राजपूतानों की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी दी गई थी। कर्नल जेम्स टोड की जो ये जानकारी के आधार पर जेम्स क्रुक ने एक पुस्तकें लिखी थी, उसमें पहले भाग के अंतर्गत राजपूताना क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी दी थी, वंशावली के बारे में जानकारी दी गई थी, और मेवाड़ के इतिहास का वर्णन किया था। तो ध्यान रखना, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैं आपके 2-3 चीज़ें लिख देता हूँ भाई। इस पुस्तक में जो पहला भाग, प्रथम भाग था, उसमें किस किस की जानकारी मिली थी? एक तो दोस्तों राजपूताना के भौगोलिक स्थिति की, भौगोलिक, ठीक है। और एक जानकारी मिली थी वंशावली की, और मेवाड़ के इतिहास की इसमें जानकारी थी, मेवाड़ के इतिहास की का वर्णन था। और 1832 के अंतर्गत दूसरा भाग भी प्रकाशित हो गया था। ये 1829 में हुआ था प्रथम भाग, ध्यान रखिएगा ना। और 1832 में द्वितीय भाग भी इसका प्रकाशित हो गया था, और उसके अंतर्गत दूसरे भाग में मारवाड़, बीकानेर, जालौर, जैसलमेर, अजमेर आदि का इतिहास का वर्णन मिलता है। मारवाड़, बीकानेर, जालौर, जैसलमेर, अजमेर, इनके इतिहास का वर्णन सेकंड भाग जो पुस्तक है उसके अंतर्गत मिलता है। यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, मैं अभी पहले भी आपको इसी वीडियो के अंतर्गत बता चुका हूँ। ध्यान रहे, टोड ने यह पुस्तक अपने गुरु, टोड के जो गुरु थे जैन यति ज्ञानचंद को समर्पित की थी। ध्यान रखना, ये पुस्तकें किसको समर्पित की थी? जैन यति ज्ञानचंद को समर्पित की थी दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। आपको कुछ मजा भी आ रहा होगा, समझने में भी आ रहा होगा। अब चलो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कुछ और जानकारियाँ दे देता हूँ, क्योंकि आज अपना कर्नल जेम्स टोड ही पूरा हो पाएगा, जिसमें बहुत सारी जानकारियाँ अभी ले रही है, इसकी जानकारी दे देता हूँ। फिर कोई बात नहीं, अगली वीडियो में हम राजस्थान के भूगोल को स्टार्ट कर ही देंगे। तो मैं आपको यहीं पर आपको जानकारी दे दूं, इतिहास के रूप में ही कर्नल जेम्स टोड की पहली बार 1829 की जो प्रथम पुस्तक थी एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजपूताना भूभाग के लिए राजस्थान जो
एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान थी, उसमें राजस्थान, राजवाड़ा, राजस्थान शब्द का उपयोग किया था और शाब्दिक अर्थ राजाओं का आवास भी बताया गया था, इसका प्रयोग किया गया था इसमें। साथ ही यहाँ पर यह भी कहा गया था कि राजस्थान में पाई जाने वाली जागीरदारी, सामंतवादी जमींदारी व्यवस्था और फ्यूडलिज्म का उल्लेख भी मिलता है, जो कर्नल जेम्स टेड की पुस्तक थी उसके अंतर्गत। दोस्तों यहीं पर मैं आपको लास्ट में थोड़ा सा ऐसे ही सुना देता हूँ। एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक मूलतः अंग्रेजी में लिखी गई थी। इसकी जो भाषा थी एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, यह पुस्तक कौन सी भाषा में लिखी गई थी दोस्तों? अंग्रेजी भाषा में। ध्यान रहे, अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। और इसका पहली बार जो अनुवाद हुआ था, अनुवाद ध्यान रहे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में इसकी पहली बार इसका अनुवाद किया था। और 1907 से लेकर 1909 तक, 1909 की अवधि में इसका अनुवाद किया गया था। और ये अनुवाद पहली बार पंडित बलदेव प्रसाद मिश्रा ने और दूसरी बार पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया था। ध्यान रहे, पहली बार तो इसका अनुवाद किसने किया था? बलदेव प्रसाद मिश्रा ने इसका अनुवाद किया था। और दूसरी बार इसका जब अनुवाद हुआ था इस पुस्तक का, तो वो किया था दूसरी बार पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा द्वारा इसका अनुवाद किया गया था। ओझा, ये जो गौरी शंकर हीराचंद ओझा है, ये मूलतः सिरोही के रहने वाले थे और इनके गांव का नाम था रोहिड़ा ग्राम के निवासी थे। ये ध्यान रखिएगा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा कहाँ के निवासी थे दोस्तों? रोहिड़ा ग्राम के निवासी थे। अब इसके बाद में यहीं पर आपको यहाँ से इस रोहिड़ा शब्द से ही मैं आपको छोटी सी जानकारी दे दूँ। रोहिड़ा राजस्थान का कौन सा पुष्प है? आपके मन में आ रहा होगा, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेज देना, ठीक है? कोई बात नहीं, इतना सा क्वेश्चन तो आपके लिए छोड़ ही सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि रोहिड़ा राजस्थान का किस नाम से जाना जाता है या कौन सा पुष्प है ना? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। वास्तव में जो मेरे वीडियो को देख रहे होंगे वो ज़रूर बताएंगे और कोशिश करना, ठीक है? मैं आपको बता दूं, इसे दोस्तों राज्य पुष्प के नाम से भी जानते हैं, राज्य पुष्प, ठीक है, रोहिड़ा। तो ये भी आपको ध्यान रह जाएगा। अब चलो यहीं से अपन थोड़ा सा आगे और कर्नल जेम्स टोड के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि घोड़े वाले बाबा है, ऐसे ख़त्म नहीं होने वाले। 1835 के अंतर्गत कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु हो गई थी दोस्तों, मृत्यु हुई थी किसकी? कर्नल जेम्स टोड की। और 1839 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड की दूसरी पुस्तक पश्चिमी भारत की यात्रा, दूसरी पुस्तक थी पश्चिमी भारत की यात्रा या इसको इस नाम से भी जाना जाता है, द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, इस नाम से भी इसको जाना जाता है दोस्तों। और इसका प्रकाशन, अब देखो कर्नल जेम्स टोड तो 1935 में मर गए ना, तो प्रकाशन तो ये तो करने वाले नहीं है। तो कर्नल जेम्स टोड की जो पत्नी थी, कर्नल जेम्स टोड की पत्नी जूलिया कल्टर बक, ये पत्नी थी, टोड की पत्नी थी, है ना, जिसमें राजपूती परंपराओं, अंधविश्वासों, आदिवासियों के जीवन, मूर्तियों का इतिहास इसमें बताया गया था इस पुस्तक के अंतर्गत। पत्नी ने क्या किया, ने राजपूती परंपराओं, अंधविश्वासों, आदिवासियों के जीवन,
और मूर्तियों का इतिहास इस पुस्तक के अंतर्गत बताया था, यात्रा के वृत्तांत के अंतर्गत। ध्यान रहे तो ये चीज़ भी आपको याद रह जाएगी। इसी के अलावा यहाँ पे आपको और जानकारी में दे दूँ, कर्नल जेम्स टोड आबू पर्वत पर स्थित अनेक देवी मंदिरों के कारण आबू पर्वत को हिंदू ओलंपस एवं गुरु शिखर को संतों का शिखर कहकर गए थे। ध्यान रखना, आबू पर्वत को क्या कहा था? हिंदू ओलंपस नाम दिया था, हिंदू ओलंपस आबू पर्वत को। ध्यान रखिए, माउंट आबू जो पर्वत है उसको। और जो गुरु शिखर है माउंट आबू पे, गुरु शिखर, इसको संतों के शिखर के नाम से उद्बोधन किया, संतों का शिखर, ये कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। और साथ में ही महाराजा भीम सिंह ने अजमेर के बोरसावाड़ा गांव का नाम टोडगढ़ भी रख दिया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा, कर्नल जेम्स टोड की याद में या कर्नल जेम्स टोड को सम्मान देने के लिए भीम सिंह ने क्या किया? महाराजा भीम सिंह ने अजमेर के, जो अजमेर जिला है अपने राजस्थान का, अजमेर जिले के बोरसवाड़ा जो गांव है, उस गांव का नाम ही क्या नाम रख दिया था? बदलकर टोडगढ़ के नाम से बदल दिया था, टोडगढ़। ये भी ध्यान रखना, ये कर्नल जेम्स टोड को सम्मान देने के लिए ऐसा किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो चलो टोड से ही संबंधित और जानकारी ले लेते हैं। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाला बाबा, और 1829 में इनकी पुस्तक थी द एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। पुस्तक का दूसरा नाम था दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया। में इसने राजस्थान, रजवाड़ा, राजस्थान नाम दिया था, जो पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग के एकीकरण के द्वितीय चरण में 25 मार्च 1948 में इसका उपयोग किया था। तो इन पाठ्य पुस्तकों के आधार पर ही 25 मार्च 1948 में जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, तब राजस्थान शब्द का एक ऑथेंटिक प्रयोग किया गया था, या राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम लिखित प्रयोग किया गया था। दोस्तों, इसके बाद में आगे की चर्चा में मैं आपको इतना बता दूं कि राजस्थान का वैसे 30 मार्च 1949 को 4 जब बड़ी रियासतों का एकीकरण हुआ था, क्योंकि एकीकरण वाले इतिहास के जब टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो वहाँ जरूर आता है। मैं केवल इतना सा बता दूं, 30 मार्च 1949 को जब एकीकरण की 4 बड़ी रियासतें मिली थी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, उस समय राजस्थान शब्द का पूर्ण रूप से उपयोग में लिया गया। और ये भी ध्यान रहे कि 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो राजस्थान दिवस, ये सारे शब्द यहीं से इन पाठ्य पुस्तकों के आधार पे आए हैं। और ये राजस्थान दिवस अक्सर किताबों में, ये कंपटीशन के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है बार बार। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने राजस्थान राज्य की मान्यता प्रदान कर दी थी। कब की थी? 26 जनवरी 1950 को राजस्थान राज्य को एक भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो गई थी, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया था। और इसी समय राजस्थान की जो राजधानी बनी थी वो थी जयपुर, जब भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। तो दोस्तों, यहाँ तक की अपन ने जानकारी ली। अब हम कल राजस्थान के जिलों के बारे में, भौगोलिक स्थितियों के बारे में जानकारी लेंगे और राजस्थान की स्थिति के बारे में मानचित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। अगर दोस्तों मेरी वीडियो ये आपको अच्छी लगी हो, कर्नल जेम्स टोड की यात्रा आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने अन्य दोस्तों तक भी इसको जरूर भेजिएगा। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, कल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।